फतेहपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख से काजल चोरी कर लेगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। गांव में चोरी करते करते वो काफी ज्यादा ऊब गया था। मेरे गांव में चोरी करते करते मेरी उम्र गुजर गई है, लेकिन मुझे किसी ने चोरी करते हुए नहीं पकड़ा। अब गांव में मिट्टी और पेड़ के सिवा कुछ नहीं बचा है। क्यों ना मैं इस राज्य के राजमहल में चोरी करूं, ताकि मैं एक बार में ही अमीर बनकर यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो चोर राजमहल की तरफ आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहां सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। ये भगवान, ये क्या? राजमहल के चारों ओर तो काफी ज्यादा पहरेदार है। अगर मेरे को इन पहरेदारों ने देख लिया तो सीधा राजा के सामने पेश कर देंगे और राजा मुझे कारावास में डाल देगा। ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर महल के ऊपर लगी हुई घड़ी पर जाती है। वह घड़ी समय बताने के लिए हर 1 घंटे में आवाज करती थी। तभी कालू चोर के मन में एक विचार आया। कालू चोर रात में कुछ लोहे की किले और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा, और जैसे ही घड़ी की घंटी बजती, वह दीवार पर एक किल ठोक देता, ताकि घंटी की आवाज से हथौड़ी की आवाज दब जाए। इस तरह उसने 12 कीलें ठोक दी। उन किलों के सहारे वो महल के अंदर दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला, तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल से चोरी करने में कामयाब हो सकता है। मंत्री जी, हमारे राजमहल में और भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी बढ़ा दो, और कोई भी व्यक्ति महल के आसपास भटकता दिखे तुरंत उसे बंदी बना लो और चोर समझकर कारावास में डाल दो। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदलकर वहां पर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और सीधा सिपाहियों के घर में चला गया। बहन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे पति को राजा ने चोर पकड़ने का आदेश दिया है। अरे मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा पति ही उस चोर को पकड़े, ताकि महाराज खुश होकर मेरे पति को इनाम दे। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने सभी सिपाहियों की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला फेंकना। इससे वो चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। वही दूसरी तरफ पूरी रात भर सिपाही राजमहल के चारों ओर पहरा दे रहे थे। सुबह के 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा थक गए थे। अरे हरिया, मुझे नहीं लगता वो चोर आएगा, क्योंकि अभी तो उजाला भी होने वाला है। चल हम अपने अपने घर पर चलते हैं। हाँ केशव, मुझे भी नहीं लगता है उस चोर की अब चोरी करने की हिम्मत होगी। चलो घर पर जाकर कुछ खा पी लेते हैं। दोनों अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। सिपाही जैसे ही घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि उस मुसाफिर की बात सच हो गई। जरूर ये चोर है जो भेष बदलकर आया है। वो जलता हुआ कोयला अपने पति पर फेंकने लगी। इससे सिपाही घायल हो गया और उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराना पड़ा।
दूसरे दिन राजा को जब सारी बात पता चली तो वो काफी ज्यादा चिंतित हो गए। कोतवाल जी, जितनी जल्दी हो सके आप उस चोर को पकड़ लीजिए, वरना आप सबको मैं कारावास में बंद कर दूंगा। कोतवाल बेचारा पूरे गांव में पहरा देना शुरू कर दिया। उसी वक्त कोतवाल को अपनी तरफ एक युवक आता दिखाई देता है। कौन हो भाई तुम, और इतनी रात को घर से बाहर क्या कर रहे हो? साहब जी, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। अरे ये क्या, वो राजा भी मुझे बेवकूफ समझता है और ये युवक भी खुद को चोर बताकर मुझे बेवकूफ बना रहा है। अगर तुम चोर हो तो चलो मेरे साथ, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक तैयार हो गया। कोतवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर उस युवक जो चोर था वो बोला, कोतवाल साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। ये तुम्हारा भ्रम है, इसे कोई नहीं खोल सकता है। कोतवाल साहब, आप एक काम करिए, इसके अंदर जाइए, मैं बताता हूँ इसे कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया और जैसे ही वह अंदर गया, चोर ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। मैंने पहले ही बोला था ना, मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। कोतवाल बेचारा पूरी रात जेल के अंदर रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया। अब आप सबसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही उस चोर को पकड़ना पड़ेगा। रात होते ही राजा ने पहरा लगाना शुरू कर दिया। इस बीच चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धूनी जमाकर बैठ गया। पहरे के दौरान राजा इधर उधर चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसने पेड़ के नीचे साधु को बैठा देखा। प्रणाम बाबा जी, आपने इधर से किसी अनजान व्यक्ति को जाते हुए देखा क्या? बच्चा, मैं ध्यान में था इसलिए नहीं देख पाया। तभी राजा ने सोचा, क्यों ना मैं साधु महाराज के कपड़े पहन लेता हूँ और मेरे वाले कपड़े साधु को पहना देता हूँ, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा राजा ही साधु है और साधु ही राजा है। बाबा जी, आप इतनी रात को धुनी जमा कर बैठे हैं, आप एक काम करिए, मेरे कपड़े पहन लीजिए और महल में जाकर विश्राम करिए। अरे वाह, ये राजा तो है ही मूर्ख, तो मेरे जैसे चोर को क्या घंटा पकड़ेगा? ये तो मुझे खुद महल के अंदर जाने का मौका दे रहा है। ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर महल में विश्राम करता हूँ। राजा साधु के भेष में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने घोड़े पर बैठा और महल जाकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, अरे ये बाबा जी अभी तक आए क्यों नहीं, और न ही कोई अजनबी यहाँ से गुजरा। मुझे लगता है अब मुझे राजमहल चलना चाहिए। अरे एरिया, राजा तो काफी पहले महल आ चुके हैं। ये साधु के भेष में जरूर कोई बहरूपिया होगा। उन्होंने राजा को बहरूपिया समझकर कारावास में डाल दिया। सुबह होने पर मंत्री ने राजा को पहचाना और जेल से बाहर निकाला। राजा ने महल पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसी की पोशाक में फरार हो गया। अगले दिन राजा ने ऐलान किया, अगर चोर मेरे सामने आ जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और साथ उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद भीड़ से निकलकर बोला, महाराज, मैं ही चोर हूँ, सबूत के तौर पर ये देख लो, कल रात आपने मुझे अपनी पोशाक पहनाई थी और महल जाकर मुझे विश्राम करने को कहा। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया। राजा ने भेंट में चोर को पूरा गांव दे दिया। साथ ही चोर से वादा दिलवाया कि वह भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करेगा।
इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन